हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो NIS समरी की आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग 507 कोर्स की यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4 बहुत छोटी सी है। एक्चुअली इसमें का मोस्ट ऑफ द पार्ट हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, तो इस नोट में इस चैप्टर के नोट्स में मैंने उसको इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन हम समझ लेंगे साथ साथ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 501, 502 एंड 506 कोर्स को पूरा कंप्लीट करा दिया है। अभी हम लोगों का 507 चल रहा है, एंड देन फिर हम आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चैप्टर का नाम पहले क्या है? चैप्टर का नाम है सर्व शिक्षा अभियान एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत समुदाय की भागीदारी के लिए प्रावधान। अगर आप 507 स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इस पूरे ही कोर्स में, या अभी जो फर्स्ट ब्लॉक चल रहा है उसमें हम लोग कम्युनिटी के बारे में बहुत जान रहे हैं। कैसे कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को और प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत इनकी भागीदारी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा में समुदाय की भागीदारी कितने रूप से हो सकती है, कितने तरीकों से हो सकती है। कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट या कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन दो तरीकों से हो सकता है। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक में VEC आ जाता है, गांव शिक्षा समिति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं विलेज एजुकेशन कमिटी। MTA मदर टीचर एसोसिएशन, मातृ शिक्षक संघ। PTA पेरेंट टीचर एसोसिएशन, अभिभावक शिक्षक संघ। और WEC मतलब वार्ड एजुकेशन कमेटी। इनके बारे में हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको शॉर्टकट में यहाँ लिखा। अभी हम लोग इस चैप्टर में VEC के बारे में जानेंगे और SMC के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, SMC वाला तो हम लोग RTE में पढ़ चुके हैं। जब RTE हमने पढ़ा था, RTE के ऊपर इंडिविजुअल पूरी एक वीडियो है, तो वो आप देख लीजिएगा, उसमें एकदम डिटेल में बताया मैंने। तो SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में वहाँ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं डाला। लेकिन VEC के बारे में अभी हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो उसको मैंने यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू समझा दिया है, ताकि आपको आसानी से आप ऑप्शन से टिक कर लोगे आंसर। तो अब बता रही थी मैं, औपचारिक में क्या होता है? औपचारिक कैसे समझिए ना, फॉर्मल यहाँ पे पूरा एक कमिटी बनेगी और फिर उनकी बैठक होगी नियमित रूप से, तो वो फॉर्मल में आ जाता है। अनौपचारिक में क्या होता है? कोई भी ऐसे रेगुलरिटी नहीं होती है। स्थानीय लोग अपनी इच्छा से चाहेंगे तो वो श्रम मतलब आकर के कुछ काम वाम कर देंगे स्कूल का, या सामग्री इकट्ठा करने में मदद कर देंगे, या कुछ पैसे से संबंधित जो नगद से संबंधित मदद होती है, धन से संबंधित मदद होती है, वित्तीय मदद, वो भी कर देते हैं। तो ये कैसी मदद हो गई? ये कैसा भागीदारी हो गई? इनफॉर्मल हो गई। ठीक है, अब हम जानते हैं कि समुदाय की भागीदारी का क्या महत्व है। तो समुदाय की भागीदारी का क्या महत्व है? पहला, क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है? वित्तीय, मानवीय, भौतिक संसाधनों की सहायता के लिए, मतलब फाइनेंशियली भी वो हेल्प कर सकते हैं, एज अपना श्रम वगैरह मतलब लेबर वर्क करके भी, या फिर जो आसपास जो फिजिकल रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो भी देने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सभी वर्गों जैसे कमज़ोर वर्गों की शिक्षा की ज़रूरतें एवं समस्याओं को जानने में आसानी हो। अब देखिए, अगर कोई स्कूल खुला है और टीचर भी मान लीजिए बाहर से आ रहा है, वो उसका भी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, यहाँ पे उसका प्लेसमेंट हुआ है, तो उसको उस एरिया के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है जितना वहाँ के लोगों को होती है। तो वहाँ के लोगों द्वारा ही कमज़ोर वर्ग की पहचान करने में, या फिर किसे ज़्यादा ज़रूरत है, किसे कैसी नीड है, उसके अनुसार उनकी समस्याओं को जानने, उनको संशोधित करने में समुदाय की भागीदारी होती है। थर्ड पॉइंट है शैक्षिक सुधारों, शिक्षा को सजग और उत्तरदायी रखने में। देखिए, ये एकदम जस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले थिंग है कि समुदाय क्या करेगा? अगर रेगुलरली वो सुपरवाइज कर रहा है, स्कूल में आकर निरीक्षण कर रहा है, तो क्या रहेगा? टीचर जो है वो सजग रहेगा, वो अपने काम के प्रति एक्टिव रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि कोई इसके ऊपर निगरानी करने वाला है। ठीक है, और तो एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए जो सुधार वधार होने हैं, उनमें भी समुदाय की भूमिका रहती है। तो आप ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि समुदाय एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करता है, दबाव समूह के रूप में, जो सुपरवाइज करता है आकर के स्कूल को, स्कूल के हेड मास्टर जो मेन टीचर हैं, है ना, उनको सुपरवाइज करता है कि वहाँ चीज़ें ढंग से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। समुदाय संसाधन के रूप में कैसे होता है? मतलब खुद एक रिसोर्स है, कम्युनिटी एज अ रिसोर्स। कैसे? देखिए, अगर कोई अभिभावक है, शायद मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि अगर कोई अभिभावक है तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास कोई कौशल है, कोई स्किल है, तो वो आकर के स्कूल में दे सकता है ना,
स्कूल में पढ़ा सकता है, उसको बच्चों से अवगत करा सकता है, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है कि एज ए रिसोर्स वो समुदाय काम करेगा। समुदाय अधिगम सामग्री विकसित करने में, कोई अगर मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल है, उसको विकसित करने में या उसको इकट्ठा करने में, उसको लाने में, स्कूल तक पहुंचाने में हेल्प करता है। समस्याओं की पहचान और बोधित करने में, संशोधित तो कह सकते हो आप यहाँ पे, कि जो आसपास वहाँ पे जहाँ स्कूल है या वहाँ पे के लोगों द्वारा जो समस्याएं की पहचान करने में, वो अकेला शिक्षक या जो हेड मास्टर है वो नहीं, स्कूल अकेले नहीं कर सकता, उसमें समुदाय की भागीदारी होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही लोग वहाँ उस एरिया को अच्छे से जानते हैं, तो आसानी से वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको पहचानेंगे और उनको संशोधित करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने शॉर्टकट में माइंड मैप के थ्रू यहाँ बनाया हुआ है कि ये समुदाय है और इनके कौन कौन सी भूमिका होती है, कौन कौन सा रोल है। तो पहला, ना जाने वाले बच्चों की पहचान करने में, कौन से स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे हैं उनकी पहचान करने में समुदाय का रोल होता है। विद्यालय में नामांकन से परिवारों की सहायता करने में, अब जो स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए लोगों को हेल्प करने में कि आप जाओ करवाओ, या फिर अगर कोई गरीब घर से है, उसको नहीं पता कैसे होना है, तो समुदाय वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुपरवाइज स्कूल कंस्ट्रक्शन वर्क, स्कूल में अगर कोई काम चल रहा है, स्कूल बनने का काम चल रहा है, तो उसको सुपरवाइज कर सकता है, करता ही है समुदाय। समुदाय का मतलब है कि इसमें पेरेंट्स, गार्जियंस और आपके जो वहाँ के जो सत्ता वाले लोग होते हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, सुपरवाइज विद्यार्थी एंड शिक्षक की उपस्थिति, इसको मैंने असल में हिंदी में पर्यवेक्षण करके कुछ दे रखा था, तो मैंने उसको इंग्लिश में सुपरवाइज लिख दिया, समझने में आसानी होती है कि स्कूल में बच्चे और टीचर टाइम से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ढंग से है या नहीं है, तो उसको सुपरवाइज करता है। पुस्तकों पोशाकों को सुपरवाइज करता है कि वो दी जा रही है नहीं दी जा रही है इनको। सुपरवाइज मिड डे मील की जो क्वालिटी, मध्याह्न भोजन होता है उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो रेगुलर बेसिस पे दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करता है। सुपरवाइज टीचिंग इन क्लासरूम, क्लास में जो अधिगम है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाने का तरीका, ये सारी चीज़ें सुपरवाइज करता है। VEC WEC की सभा नियमित आयोजित हो रही है नहीं हो रही है, इसका भी काम समुदाय का ही होता है। उसमें पार्टिसिपेट करना भी, ऐसा नहीं है कि केवल देखना है। अगर उसके कुछ सदस्य, इसके VC के अगर कुछ सदस्य हैं, समुदाय के लोग ही तो होंगे ना, तो वो भी रेगुलरली इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये हो गया समुदाय का वर्क। ये माइंड मैप अगर याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस है। मिस क्या है, मैंने इस चैप्टर में लिखा ही नहीं। लिखा क्यों नहीं, क्योंकि देखिए SSA के बारे में इन्होंने चैप्टर में बताया, तो हम SSA के बारे में, सर्व शिक्षा अभियान के बारे में डिटेल हम पढ़ चुके हैं पहले वाली यूनिट्स में। 502 या आई थिंक 501 में मैंने इसको पढ़ाया है, तो वहाँ से आप पूरी SSA सर्व शिक्षा अभियान वाला देख लीजिएगा। अदरवाइज आपको याद रखने की ज़रूरत यह है कि 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। कौन से उद्देश्य से हुई थी, UEE के उद्देश्य से। UEE का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, कि सब तक पहुंच बन सके प्राथमिक शिक्षा की। और इसमें जो मैक्सिमम टारगेट रखा गया था 2010 रखा गया था। अब इसको क्या किया गया है, अब इसको समग्र शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। मैं आपको एक और आइडिया देती हूँ, अब क्या करूँ, सर्व शिक्षा अभियान का एक KVS इंटरव्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें मैंने सर्व शिक्षा अभियान को बताया है एकदम अपडेटेड फॉर्म में, तो आप उसको जरूर पढ़ लो। वहाँ पे भी मतलब आपको पॉइंट वाइज नोट, एकदम छोटी सी वीडियो है, आई थिंक 15-15 मिनट की होगी, तो वहाँ से सर्व शिक्षा अभियान आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में RTE के बारे में भी बताया गया, तो राइट टू एजुकेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैंने इस यूनिट में नहीं डाला, क्योंकि फालतू का नोट्स बड़े करने से कोई मतलब नहीं है, जब हम पढ़ चुके हैं तो। वैसे आप एक बार रफली रिवीजन कर लेते हैं। RTE एक्ट जो है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया है। लागू कब हुआ था, अप्रैल 2010 में हुआ था, ठीक है, और इसकी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। अब हम जानते हैं कहाँ पे थे, हाँ, ग्राम शिक्षा समिति। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड अगर मेरा फास्ट लगता है कि मैं तेज बोलती हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड स्लो कर लिया करें, ठीक है। तो ग्राम शिक्षा समिति, जिसको VEC बोलते हैं, विलेज एजुकेशन कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको अच्छे से तैयार करते हैं हम लोग माइंड मैप के थ्रू ही। यहाँ देखिए मैंने बीच में बादल बना दिए हैं, बादल में रखा हुआ है कि कितने सदस्य होते हैं, टोटल 5 सदस्य होते हैं। 5 में से एक अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम प्रधान होता है, उस गाँव का जो प्रधान होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। सचिव कौन होता है, सेक्रेटरी जो होता है, मुख्य अध्यापक, इसके हेड मास्टर जो होते हैं वो हो सकते हैं, जो मेन वरिष्ठ जो स्कूल में जो वरिष्ठ मुख्य टीचर होगा वो होता है। और सदस्य में 3 अभिभावक होते हैं, 3 जो गार्जियन होंगे, वो कौन नामांकित करता है, जो सहायक असिस्टेंट BEO है, ब्लॉक एजुकेशन
ऑफिसर वो नामांकित करता है। ठीक है, अब इनके कार्य क्या क्या है इनको जल्दी से देख लेते हैं। SDP तैयार करना। SDP क्या है? राइट टू एजुकेशन वाली अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया है कि जो SMC होता है वो SDP तैयार करता है, तो VC भी SDP तैयार करता है, मतलब विद्यालय विकास योजना। ठीक है, अब इसमें विद्यालय संबंधित जो डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है कि हम कैसे कैसे विद्यालय का विकास और अच्छे से कर सकते हैं। टॉयलेट का निर्माण करने में इसकी भूमिका होती है, मतलब ये देख रेख करने का काम, ये पूरी कि बनना है या सेपरेट बनना है, अगर कुछ टूट गया है तो उसको सही कराना है। अप्रयुक्त मोहल्ले में विद्यालय खोलना, अगर कोई किसी मोहल्ले में विद्यालय नहीं है और ज़रूरत लगती है तो ये लोग ही सजेशन देते हैं, देन फिर उस पर काम होता है। बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना, देखना कि अब उस एरिया में, उस गाँव में 100% इनरोलमेंट बच्चों का हुआ है या नहीं हुआ है। शिक्षकों की उपस्थिति की जाँच करना, टाइमली उनकी अटेंडेंस हो रही है, प्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। गुणवत्ता सुधार में सहायता करना, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। विद्यालय का निरीक्षण करना, टाइमली वहाँ पे सुपरवाइज करना, टाइमली निरीक्षण करना, और उनकी जो बैठक होती है उसमें भी टाइमली पार्टिसिपेट करना। विद्यालय के डेली कार्यों में सहायता करना। तो ये सारे कुछ कार्य हो जाते हैं ग्राम शिक्षा समिति के। अब जानते हैं SMC के बारे में। SMC सर्व शिक्षा अभियान, SMC मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये RTE में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के एक्ट में जो अनुच्छेद हैं, सेक्शंस हैं, उसमें कहा गया है कि हर एक विद्यालय में SMC का गठन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में कहते हैं विद्यालय व्यवस्थापन समिति, इंग्लिश में याद रखेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसमें होता क्या है, इसमें SMC के 75% सहायक सदस्य, मतलब अगर टोटल जितने भी सदस्य बन रहे हैं उसमें का 3/4 सदस्य कौन होगा? अभिभावक होंगे। तो 1/4 कौन होगा? 1/4 बचे हुए हो जाएंगे। कौन होंगे मैं बताती हूँ। या देखिए 3/4 मतलब 75% को 3/4 बोलते हैं, ये अभिभावक होंगे, जिनमें से भी 50% औरतें होना कंपलसरी है। तो 50% औरतें होंगी, 50% पुरुष होंगे इन 3/4 में से। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ 100 लोग बनने थे एग्जाम्पल के लिए, इतने तो बहुत हो गए, तो 75 अभिभावक होने थे। इन 75 का 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 के अप्रॉक्स, है ना, 37 या 38 वुमेन होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कमज़ोर वर्गों का उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार होगा। मतलब इनमें कुछ कमज़ोर वर्ग के ST SC वर्ग के भी अभिभावक होंगे, वो डिपेंड करता है वहाँ की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। ठीक है, अब शेष जो 25% है यानी कि 1/4 है, उनमें 1/3 स्थानीय सत्ता से ग्राम प्रधान हो सकते हैं, जो वहाँ के अथॉरिटी में, जिनके पास कुछ अथॉरिटी होती है, लोकल अथॉरिटी के लोग हो सकते हैं। 1/3 विद्यालय के शिक्षक होते हैं एंड 1/3 विद्यार्थी होते हैं। तो ये आपके SMC में सदस्य होते हैं। अब यहाँ पे होता है ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, बस यहाँ पे कुछ पहल देख लेते हैं। राज्यों की पहल क्या क्या है। अच्छा, RTE के क्या ग्राम शिक्षा समिति या फिर SMC के क्या कार्य हैं, तो इनको आपको समझ में आ ही गया होगा कि निरीक्षण करना, टाइमली देखना कि रजिस्टर ढंग से रख रखाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बुक्स वगैरह का, लाइब्रेरी है, किचन वगैरह, ये सब मतलब ये आकर सुपरवाइज कर देते हैं कि ढंग से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं किसके बारे में, राज्यों की पहल के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में बाल मित्र केंद्र की शुरुआत की गई थी। ऐसे बहुत सारे थे, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट था उनको निकाला मैंने, कि आंध्र प्रदेश में बाल मित्र केंद्र की शुरुआत की गई थी। दादर नगर हवेली में शाला प्रवेश उत्सव जो नामांकन से संबंधित है उसकी शुरुआत की गई थी। झारखंड में चाइल्ड कैबिनेट, तो ऐसे आ जाएगा अगर चाइल्ड कैबिनेट कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जन शिक्षा अधिनियम 2002 का है, ये याद रखिएगा। इसमें समुदाय को केंद्र में लाता है, मतलब इसमें समुदाय की मुख्य भागीदारी रखी जाती है। मणिपुर में EGS और AIE केंद्रों में, EGS मतलब एजुकेशन गारंटी स्कीम या स्कूल, और अल्टरनेटिव इनोवेटिव एजुकेशन केंद्रों में शिक्षा स्वयं सेवियों की नियुक्ति, कि जो शिक्षा स्वयंसेवी होते हैं उनकी नियुक्ति करना मणिपुर में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मणिपुर वाला तो। और नागालैंड में कार्य नहीं तो वेतन नहीं प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। कार्य नहीं, अगर कार्य नहीं करोगे तो वेतन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा सा प्रोग्राम था। अब यहाँ पे ये हो जाता है चैप्टर खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया है वीडियो, तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। कॉमेंट जरूर कर दिया करें, और अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और मैं अच्छा काम कर रही हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयर कर दीजिएगा।